वृक्षा आयुर्वेद तो सबसे पहले जो प्राचीन जो भी विज्ञान है उसमें कॉम्पार्टमेंटलाइजेशन नहीं है ना। मतलब कई विषयों का समावेश होता है एक एक विषय के अंदर। तो वहाँ पर आपको बॉटनी भी दिखेगी साथ में एग्रीकल्चर के साथ, सॉइल साइंसेस भी दिखेगी, इकोलॉजी भी दिखेगी, ज्योतिष का प्रयोग भी दिखेगा, थोड़े से मैथ्स का भी प्रयोग दिखेगा। और हम जो कहते हैं कि जो द्रव्य गुण की अंडरस्टैंडिंग है, जो आयुर्वेद में भी हम कहते हैं कि द्रव्य गुण की अंडरस्टैंडिंग आयुर्वेद की समझ बढ़ाती है। तो इन सारे नॉलेज को अगर हम देखते हैं एक बेसिक टर्म के रूप में, तो ये फिर आपको वृक्षा आयुर्वेद के विषय को समझने में मदद करता है। नमस्ते सभी को, आप सभी का स्वागत है आज के वृक्षा आयुर्वेद सेशन में। सबसे पहले तो इस वर्ड की व्याख्या मैं कर दूं कि ये शब्द क्या है। वृक्ष आयुर्वेद, अगर इसको हम संधि विच्छेद करते हैं तो आयुर्वेद के साथ क्या लगा हुआ है, वृक्ष। तो आयुर्वेद शब्द का जो अर्थ हम समझते हैं कि इंग्लिश में क्या होता है, लाइफ साइंसेस, मतलब आयु का विज्ञान। वहाँ पर सिर्फ जो है हम बीमारियों को ठीक करने की बात नहीं करते हैं, शतायु 100 वर्ष 100 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी की बात हो रही है। तो आयुर्विज्ञान और आयुर्वेद से जो संबंध हम देखते हैं उसको अगर हम वृक्ष से जोड़ते हैं, आसान भाषा में जो वृक्ष हम पेड़ को समझते हैं, पौधे को समझते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ उसकी बीमारियों की देखभाल या उसकी बस केयर को ना देखते हुए उसकी एक क्वालिटी लाइफ, उसका जो फल है, उसका जो फूल है, उसकी क्वालिटी की जब भी हम बात करेंगे, फ्रेग्रेंस की बात करेंगे, तो ये सारा जो विषय है वो इनकैप्सुलेट होगा आएगा वृक्ष आयुर्वेद के अंदर। ठीक है। तो ये जो शब्द है, ये शब्द बहुत प्रचलित रहा है। मतलब जो वराह मिहिर की जो ग्रंथ है बृहद संहिता, वहाँ पर ये नाम आता है। ठीक है। लेकिन ऐसा कोई ग्रंथ नहीं मिला था, एक जो हम कहते हैं कि कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट, कंप्लीट लिटरेचर, ऐसा कोई ग्रंथ हमें नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ होता है 20 साल, कुछ 25 साल पहले यूके की बॉडलियन लाइब्रेरी में, वहाँ पर वृक्षा आयुर्वेद की मैन्युस्क्रिप्ट जो है मिलती है। और वायल नेने जी जो बाद में जाकर के एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उस पुस्तक को, उसकी स्कैंड कॉपी को भारत लाते हैं और फिर उसकी ट्रांसलेशन होती है, क्योंकि वो संस्कृत में होता है तो उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश एंड देन फर्दर चौखंबा पब्लिकेशन भी फिर उसको हिंदी में पब्लिश करती है। तो पहली बार हमें ये पता चला कि ये एक, इट्स नॉट जस्ट अ कॉन्सेप्ट, ये एक सब्जेक्ट भी है, इस जिसमें मोर देन 200-300 श्लोक जो है उसका कलेक्शन पूरा मिलता है। ठीक है। तो इस विषय को अगर हम समझना चाहते हैं तो एक जो कहते हैं प्री रिक्वेसिट, मतलब क्या एक रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है। तो वृक्षा आयुर्वेद तो सबसे पहले जो प्राचीन जो भी विज्ञान है उसमें कॉम्पार्टमेंटलाइजेशन नहीं है ना। मतलब कई विषयों का समावेश होता है एक एक विषय के अंदर। तो वहाँ पर आपको बॉटनी भी दिखेगी साथ में एग्रीकल्चर के साथ, सॉइल साइंसेस भी दिखेगी, इकोलॉजी भी दिखेगी, ज्योतिष का प्रयोग भी दिखेगा, थोड़े से मैथ्स का भी प्रयोग दिखेगा। और हम जो कहते हैं कि जो द्रव्य गुण की अंडरस्टैंडिंग है, जो आयुर्वेद में भी हम कहते हैं कि द्रव्य गुण की अंडरस्टैंडिंग आयुर्वेद की समझ बढ़ाती है। तो इन सारे नॉलेज को अगर हम देखते हैं एक बेसिक टर्म के रूप में, तो ये फिर आपको वृक्षा आयुर्वेद के विषय को समझने में मदद करता है। ठीक है। अब एग्रीकल्चर का एक जो इमेज होता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, तो मेरे दिमाग में या सबके दिमाग में क्या आता है कि बड़ा प्रिमिटिव सोसाइटी रही होगी, है ना। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अगर आप देखते हैं तो 200 साल 300 साल अगर पीछे जाते हैं, मतलब डीजल, पेट्रोल और आईसी इंजन के पीछे जब जाएंगे, तो इकोनॉमी कैसे चल रही है उसको अगर हम ध्यान से देखें, फूड के अलावा एग्रीकल्चर क्या क्या दे रहा है। कॉटन अगर हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर से आता है, तो टेक्सटाइल कॉटन वहाँ से आ गया। आयुर्वेदिक मेडिसिन, मतलब मेडिकल साइंस जो है वो कृषि आधारित है या जंगल आधारित है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बैम्बूज जो है वो एंशियंट स्ट्रक्चर में बैम्बू का बहुत बड़ा रोल है। कॉस्मेटिक्स एंड एरोमेटिक्स, अभी आप देखेंगे कि चंदन का जैसे प्रयोग होता है, या फिर फ्रेग्रेंस में जो हम कहते हैं कि अब नेचुरल हर्बल एक्सट्रैक्ट वर्ड हम अगर यूज़ कर रहे हैं, तो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन यही चीज़ एग्रीकल्चर से आ रही थी। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पैकिंग मटेरियल, जो जूट है, वो भी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर या एग्रो इकोलॉजी अगर हम बोले। फ्यूल ऑफ द इकोनॉमी भी आप देखिए ध्यान से, अगर पेट्रोल और डीजल नहीं है, क्रूड ऑयल नहीं है, तो जो घोड़े हैं, बैल हैं, गाय हैं, वो खा क्या रही हैं, फॉडर।
तो फॉर्डर इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो फ्यूल ऑफ योर इकोनॉमी, पूरा जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है उसका भी सपोर्ट एग्रीकल्चर से आ रहा है। आपका जो लिकर है और टोबैको है, फाइनली वो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आ रहा है। तो एग्रारियन इकोनॉमी होने का मतलब ये नहीं है बस खाने की बात हो रही है, ठीक है। आप देखिए कि कम से कम 12-15 सेक्टर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर जो मेरी खोज, बेसिकली मेरी जो क्यूरियोसिटी थी कि 200 साल 250 साल अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है तो 10,000 साल से हम क्या कर रहे थे? हमने एग्रीकल्चर पे कोई काम नहीं किया। मतलब हमने कोई, कहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमने किसी चीज़ को नहीं लिखा, सॉइल के बारे में, पौधे के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में। तो वहाँ पर आता है कि नहीं, हमने लिखा, और सिर्फ एक ग्रंथ नहीं लिखा। वृक्षायुर्वेद के अलावा, वृक्षायुर्वेद तो चलिए सुरपाला द्वारा लिखी हुई, जो 1000 अगर हम ईस्वी में अगर बोलें तो ये पुस्तक मिलती है उस समय की, कश्यप ऋषि का है कृषि शुक्ति। उसके बाद देखते हैं कृषि पराशर, उन्होंने लिखा, मतलब महर्षि पराशर द्वारा जो है ये कृषि पराशर ग्रंथ लिखा गया। फिर दिखा जाता है विश्ववल्लभ, ये चक्रपाणी मिश्र जी ने लिखा, जो महाराणा प्रताप के काल में बहुत ही प्रचलित हैं और बहुत लोग इनको जानते हैं अलग अलग विधाओं के बारे में, ठीक है। उसके बाद उपवन विनोद एक चैप्टर है, जो सारंगधर ग्रंथ में एक चैप्टर आता है, वो भी वृक्षायुर्वेद की बात करता है। जैसा मैंने पहले बताया कि बृहद संहिता में भी वृक्षायुर्वेद का मेंशन है। उसके बाद मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, और थोड़ा सा अर्थशास्त्र में अगर आप जाते हैं जिसमें सीताध्यक्ष नाम का चैप्टर है, तो वहाँ पर भी एग्रीकल्चर की बात होती है। तो 10 से 12 टेक्स्ट जो हैं आपके एग्रीकल्चर के हैं। और जब भी हम आयुर्वेद शब्द को लाते हैं तो बेसिकली क्योर हमारे दिमाग में आता है। तो पौधों में जो बीमारियां होंगी उसको ठीक करने की जो विधा है वो हम आयुर्वेद से समझते हैं, बट वृक्षायुर्वेद आयुर्वेद की तरह पूरे एक लाइफस्टाइल, जैसे हम बोलते हैं कि एक जो आज की बीमारियां हैं, सिर्फ बीमारियां का जड़ ओनली वायरस और बैक्टीरिया नहीं है, आपका एक लाइफस्टाइल, जो क्राइसिस हम कहते हैं, जीने का जो तरीका है, उसके वजह से भी बीमारियां आती है। तो उसी प्रकार पौधे में भी हम कृषि किस प्रकार कर रहे हैं उससे भी बीमारियां आती हैं। तो वृक्षायुर्वेद बहुत हद तक एकदम फंडामेंटली सॉइल से लेकर के आपके हार्वेस्टिंग तक पूरी बात करता है, ठीक है। इस सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्रेमवर्क को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब प्राचीन शास्त्र जब आती है, कोई विषय आता है, तो इस बात को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर उसमें अभी की फ्रेमवर्क अगर हम लगाते हैं कि जो एरिस्टोटल का लॉजिक है या एटॉमिक थ्योरी है या फिर मॉडर्न फिजियोलॉजी है या जो साइंस की अपनी एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क्स है, उस पर जैसे ही हम लगाते हैं तो हमें कोई भी चीज़ प्रिमिटिव दिखेगी, बड़ा ये तो आज के समय का कोई काम का चीज़ नहीं है। बट वृक्षायुर्वेद आयुर्वेद है, इसका मतलब त्रिदोष आएगा ही आएगा, वात पीत और कफ, ये जहाँ दिख गया मतलब वो आयुर्वेद का पहचान है। और वृक्षायुर्वेद का भी जो पहचान है वो वात पित्त और कफ से होता है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इस बात को अगर ध्यान दीजिए कि आयुर्वेद में हम क्या करेंगे, पंच महाभूत आधारित है ना। तो पंच महाभूत से तो पशु भी बने हैं और पौधे भी बने हैं। इसका मतलब एक हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हम मनुष्यों पर जो दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, अगर वात दोष में कोई दवाई का प्रयोग कर रहे हैं, तो सिमिलरली अगर पौधे में अगर हम वात दोष को ढूंढ सकते हैं, अगर कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि दिस इज द वात दोष, देन सेम क्योर, क्योंकि ह्यूमन पे भी वो लागू होता है, वो कोई एटॉमिक थ्योरी पे बेस्ड नहीं है, वो कोई पार्टिकुलर वायरस पे बेस्ड नहीं है, वो पंच महाभूत उसका आधार है, तो वो पौधे पे भी काम करेगा। ये इस फ्रेमवर्क का सबसे शानदार बात है कि हम अगर ये ग्रंथ लुप्त हो जाए, हमें अगर फ्रेमवर्क भी पता है, तो हम चरक संहिता से, वाग्भट के अष्टांग हृदयम से भी हम वृक्षायुर्वेद को पुनः जीवित कर सकते हैं, ठीक है। तो वात पित्त कफ को अगर हम समझे, फिर से इसको मैं समझा दूं, क्योंकि ये प्रचलित तो है शब्द, बट ये फंडामेंटली क्लियर नहीं होता है कि ये शब्द है क्या, है ना, ये क्या इनकैप्सुलेट करता है या क्या इसका आशय है। तो पंच महाभूत जैसे हम समझते हैं कि जो हम कहते हैं कि वायु तत्व है, आकाश तत्व है, तेजस है, अपस है और पृथ्वी है। अपस जो है जल तत्व को कहते हैं और तेजस जो है अग्नि तत्व को कहते हैं। तो जिस तरह बॉडी में अगर हम आते हैं, तो बॉडी में हम क्या कहते हैं, जो खाली जगह है उसको हम कह रहे हैं आकाश तत्व, ठीक है, जो खाली स्पेस है। और जो मैटर है, फिजिकल मैटर है, उसको हम कह रहे हैं पृथ्वी तत्व, ठीक है। तो ये दो तत्व अलग हो गए। अब जो बाकी 3 बचते हैं वो डिसाइड करेंगे वात पित्त और कफ क्या होगा, ठीक है। तो अग्नि तत्व जो है वो पित्त जो है उसका परिचायक है। हम जो कहते हैं कि पेट में जठराग्नि होती है, जो अग्नि है, फायर है, वो खाने को पचाती है, और वहाँ हम कहते हैं वो पित्त का पूरा वो
माने एरिया है, ठीक है, रियाल में है। उसी तरह हम देखते हैं कि बारिश में कोई भीग गया है, मतलब जल तत्व अगर शरीर में बढ़ता है तो हम कहते हैं कि उसे कफ दोष हो रहा है। तो जल जहाँ भी प्रधान होगा तो वहाँ पर वो जो है कफ की तरफ चला जाएगा। तो बचता क्या है? वायु। वायु जो है, जो फ्लो है, वायु फंडामेंटली जो प्राण वायु शरीर में भी है, मूवमेंट को जो सिग्निफाई करता है, वो पार्ट वात दोष से आता है। तो शरीर में जब दर्द देता है, पैर दर्द देता है, तो हम कहते हैं कि वात दोष है, वो एक फंडामेंटल लेवल पे हम समझ सकते हैं, ठीक है। गैस का भी अगर प्रॉब्लम है तो वो वायु का अगर दोष है तो वात दोष से उसका संबंधित है, ठीक है। तो इसको हम कैसे पौधे पर हम कैसे अप्लाई करें, क्योंकि शरीर में तो समझ में आता है, ठीक है, पौधे में हमें अग्नि तत्व कहाँ समझ में आ रहा है, पौधे में वात हम कैसे समझें, ठीक है। क्योंकि अपने आयुर्वेद के लिए तो षड्रस और सप्त धातु बड़ा अच्छे से पूरा डिफाइंड है, पौधे के लिए हमें बॉटनी पर एक प्राचीन शास्त्र पे उस तरह से काम नहीं हुआ है। तो बॉटनी जब तक नहीं होगी तो उस पर हम एग्रीकल्चर कैसे अप्लाई करें। तो एक चीज और है कि वात पित्त कफ सिर्फ शरीर के अंदर नहीं होता है, ये बाहर भी वात पित्त कफ होता है, ठीक है। तो फंडामेंटली मतलब सॉइल का भी वात पित्त कफ होगा। एक मौसम के हिसाब से ऋतुचर्या जो हम कहते हैं कि एक एक पार्टिकुलर ऋतु में, एक सीजन में एक कॉम्बिनेशन ऑफ वात पित्त कफ होता है। तो हम कहते हैं कि जो ठंडे का समय होता है उसमें हमारा पाचन शक्ति बहुत ज़बरदस्त होता है, उस समय में ज़्यादा खाना चाहिए। और ये सावन वाला समय जो होता है और नवरात्र के बीच का जो पूरा समय होता है, इसमें हम कहते हैं कि उपवास करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारा पाचन शक्ति कम होता है। तो जो मौसम है, मतलब एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है वो भी डिसाइड करते हैं वात पित्त और कफ। तो अगर पौधे के अंदर का अभी तक हमें नहीं पता है तो बाहर से हम एक एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर ठीक से सूर्य की रोशनी पौधे को नहीं मिल रही है तो हम क्या कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं अग्नि तत्व की कमी हो गई, ठीक है। पौधे में पोरोसिटी नहीं है, पौधे में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है, जमीन में सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है, बड़ा हार्डी है सॉइल, रूट को जगह नहीं मिल रहा है ग्रो करने का, तो वहाँ पे स्पेस नहीं है, आकाश तत्व नहीं है, ठीक है। वहाँ पर हमने ओवर इरिगेशन कर दिया, बहुत ज़्यादा पानी दे दिया पौधे को, तो हम वहाँ पर क्या कहेंगे कि जो है कफ दोष हो गया है। तो कफ दोष का क्या निवारण होगा? हम क्या कहते हैं कि मिट्टी को वहाँ थोड़ा बदल दो आप, क्योंकि कफ दोष अगर हम उसको देखें तो जल तत्व और पृथ्वी तत्व का कॉम्बिनेशन को कफ दोष कहते हैं। मतलब मिट्टी में, सॉइल में अगर पानी आपने ज़्यादा दे दिया, ओवर इरिगेशन कर दिया, तो भी पत्ते झड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक समझ सकते हैं कि अच्छा, सॉइल को अगर हम हटा दें, क्यों हटाएं? क्योंकि पृथ्वी दोष, पृथ्वी और अपस मिल करके कफ दोष बना रहा है। तो पृथ्वी मतलब सॉइल भी आ गया, तो सॉइल को अगर हम रिमूव कर दें और उसके बाद इरिगेशन को अगर हम ध्यान दें कि ओवर इरिगेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप कफ दोष को सॉल्व कर देते हैं। तो एक एनालॉजी मैंने दिया कि कैसे आप पंच महाभूत से शरीर की जैसे हम समझते हैं अपने प्रॉब्लम को और उसके समाधान की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार हम पौधे में जब तक बॉटनिकल पूरा एक्सप्लेनेशन अगर पौधे के अंदर का हमें नहीं पता है, तो हम एक्चुअली सराउंडिंग से भी वात के कफ को कैरेक्टराइज कर सकते हैं और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसके कैरेक्टराइजेशन को देखें कि किन किन प्रॉब्लम्स को हम वात के अंदर रख सकते हैं, पित्त के अंदर रख सकते हैं, कफ के अंदर रख सकते हैं। तो सिम्टम्स जैसे अगर हमें दिखते हैं कि फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप है एंड येलोइंग ऑफ लीव्स है, तो इन जनरल हम कहते हैं कि वात दोष है। वात दोष मतलब फ्लो नहीं हो रहा होगा, किस चीज़ का, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो नहीं हो रहा होगा, फ्लूइड वाटर का फ्लो नहीं हो रहा होगा, मतलब जाइलम और फ्लोएम जो हम कहते हैं कि वहाँ पर जो फ्लो का जो इश्यूज़ है, अगर उसमें इशू है तो पत्ते तक अगर न्यूट्रिशन नहीं पहुँचा, फल तक न्यूट्रिशन नहीं पहुँचा, फूल को जो रिक्वायर्ड उसको माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो नहीं पहुँचा, तो हम क्या कहेंगे कि वात दोष हो गया है, ठीक है। पित्त में अगर हम देखें कि डीके ऑफ फ्लावर्स, मतलब ड्रॉप नहीं, फ्लावर डीके ही कर रहा है, मतलब सड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी येलोइंग ऑफ लीव्स जो है वो दिखता है। तो जैसे कि वात पित्त कफ जो है एक्सक्लूसिव नहीं होता है, ये प्रॉब्लम्स एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं और सिम्टम्स से हम एग्जैक्ट प्रॉब्लम को नहीं जज कर सकते हैं जब तक हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स को नहीं देखते हैं, ठीक है। कफ दोष में हम देखते हैं कि टेस्टलेसनेस आ गया, स्वाद नहीं है फल में। अगर आप देखेंगे मार्केट में बहुत बड़ा गुआवा आता है तो फलता साइज तो बड़ा सही है, बट वो ओरिजिनल स्वाद नहीं आ रहा है। तो जिस प्रकार से आयुर्वेद क्या कहता है कि भूख नहीं भी लग रही है तो दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर यू, जरूरी नहीं कि कोई बीमारी है तभी आप मेडिसिन लो, भूख नहीं लग रही है तो आपको देखने की आवश्यकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है आपके शरीर में। तो उसी प्रकार अगर स्वाद नहीं है फल में,
टेक्सचर नहीं है, खूबसूरत नहीं दिख रहा है, डीले फ्रूट बेयरिंग हो रही है, बड़ा लेट से पक रहा है ना, ये सारा जो है दोष है ये। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जैसे यील्ड की बात करता है, प्रोडक्शन की बात करता है, बट आप एक्सपोर्ट करने जाओगे, मार्केट में बेचने जाओगे तो क्वालिटी पैरामीटर पहले आ जाएगा। वजन खेत में उसको हम जरूर मेजर करते हैं, बट जब बेचने की बात आती है तो वहां पर ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, शॉर्टिंग और ग्रेडिंग की बात हो जाती है। तो आप देखिए कि वृक्ष आयुर्वेद इस पार्ट को भी कैटर करने की क्षमता रखता है कि हम स्वाद को बढ़ाएं, उसके शेप को सही करें। तो ये जो दोष है उसका जो सिम्टम अपने देखा कि वात पित्त कफ में कैसे कर सकते हैं। ना प्रॉब्लम्स सिर्फ पंच महाभूत के जो रीऑर्गेनाइजेशन अगर ठीक से ना हो तो उस दोष की वजह से सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। जो हम क्या देखते हैं कि इंसेक्ट्स आते हैं, अगर इंसेक्ट्स आते हैं तो उससे भी एक प्रॉब्लम आता है। सडन चेंज इन वेदर, ऑब्वियसली एक फिर पंच महाभूत का जो एक लोकल जो वेदर है, वहाँ की जो कंडीशन है, माइक्रो क्लाइमेट है, वो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इस इन सारे चीज़ों से क्या है, दोष उत्पन्न होंगे। और उसमें भी अगर वात पित्त कफ को अगर हम देखते हैं कि नेमाटोड्स को अगर देखें, अब नेमाटोड्स क्या करते हैं कि रूट को, जैसे जो दीमक है, टर्माइट्स हैं, वो पंक्चर कर देते हैं। क्यों करते हैं कि फंगस हैं, सॉइल प्रॉपर फर्टाइल नहीं है, ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है, बड़ा पुअर ग्रोथ है पौधे का, बड़ा कमज़ोर है पौधा, तो अपना जो मैकेनिज्म है, अपनी जो इम्यूनिटी है वो जो लूज कर रहा होता है, तो वहाँ पर टर्माइट पंक्चर करती है रूट्स को, और नेमाटोड्स जो है उस पंक्चर का फ़ायदा उठा करके जो सैप है, जो फ्लूइड है पौधे का, वो चूस लेता है। तो पॉइंट क्या है कि नेमाटोड्स क्या कर रहा है, फंडामेंटली एक फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, फ्लो को। तो फ्लो को जो भी ऑब्स्ट्रक्ट करेगा वो वात दोष में आ जाएगा। ठीक है, तो जड़ को जो पंक्चर करेगा वहां से पूरा का पूरा फ्लो मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा और वहां पे ये जो दोष आएगा वो वात दोष आ जाएगा। ठीक है, हम नेचुरल फार्मिंग में देखते हैं कि किस तरह से मैरीगोल्ड का जो प्लांटेशन है, इंटरक्रॉपिंग है, वो बहुत हद तक नेमाटोड्स को कंट्रोल करने में सहायक होता है। ठीक है, वायरल डिजीज अगर आप देखेंगे उसको हम लोग पित्त दोष में कंसिडर करते हैं, या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को अगर हम देखेंगे और एक्सेसिव वाटरिंग को, तो वो जो है आपका कफ दोष में आ जाता है। तो एक आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया कि क्योंकि आयुर्वेद शब्द है तो वात पित्त कफ तो आएगा ही, तो एक वात पित्त कफ को कैसे कैरेक्टराइज कर सके, और अगर नहीं भी समझे तो पंच महाभूत के एक रिकॉम्बिनेशन से चीज़ों को भी हम जो है समझ सकते हैं। अब क्या है कि अब रेमेडी की क्या बात होगी। ठीक है, रेमेडी की क्या बात होती है, तो हम पित्त दोष में क्या बोलते हैं, पेट अगर ठीक नहीं होता है तो हम कहते हैं त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, त्रिफला चूर्ण, हरितकी, विभीतकी और आंवला, है ना, तीन चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है उसको त्रिफला कहते हैं, तीन फल है। ठीक है, तो अब एक दिमाग में ये भी पॉइंट आएगा कि यार जो ह्यूमन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर दवाइयाँ, मेडिकल साइंस या फार्मा जो है उसकी प्राइस रेज करके रखी है, प्राइस बहुत बढ़ा हुआ है। तो हम क्या पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं इतनी महंगी महंगी हर्बल सॉल्यूशंस, फर्मेंटेड सॉल्यूशंस। तो पॉइंट है कि जब भी हम एकेडमिक परस्यूट करेंगे तो हम वहाँ पर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी पहले हम जज नहीं करेंगे, उस सब्जेक्ट की जो पूरी ऑथेंटिसिटी है, जो उसका प्योर सब्जेक्ट है, जिस प्रकार से वो बात करता है, हम उसके हिसाब से जज करते हैं। देन जब हम उसका कॉमर्शियलाइजेशन करेंगे तब वहाँ पर हम पिक एंड चूज कर सकते हैं कि कौन कॉमर्शियली फिजिबल है, उस पार्ट को हम इंक्लूड करेंगे। बट फॉर द एकेडमिक परस्यूट हमें घी का भी प्रयोग लिखा है, तो हमें देखना है कि अच्छा घी का भी प्रयोग किस किस लिए हो रहा है, तो वो पार्ट में हमें स्केप्टिकल नहीं होना है कि कैसे हम ऐसे चीज़ों को खेत में हम गिरने दें, बर्बाद होने दें, जो खुद ही कॉस्टली है और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो पित्त रेमेडी में जैसे हमने कहा कि त्रिफला, घी की भी बहुत बात आती है कि घी जो है, भोजन में घी का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि भूख जब तक आपको लगे ना, या अट्रैक्टिवनेस अगर फूड में ना हो, तो आपकी भूख, जठराग्नि बढ़ेगी नहीं और आपका पाचन तंत्र सही नहीं होगा। अगर जबरदस्त भूख लगती है तभी खाने का आनंद आता है। तो घी का जो प्रयोग है वो पित्त रेमेडी के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो त्रिफला और घी को अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम उसको पित्त रेमेडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे, कितनी क्वांटिटी में कैसे मिक्सचर करेंगे वो अलग डिस्कशन है, बट इन दोनों का यूज़ होता है। वात में अगर हम देखते हैं तो वात दोष में फंडामेंटली क्या है कि
जो सजेस्ट करती है वृक्ष आयुर्वेद वो विटेक्स नेगुंडो, जो हम कहते हैं निर्गुंडी या सिंधवार लोकल लैंग्वेज में जो हम कहते हैं, जो पौधा है उसका जो पत्ते हैं या पौधे को जब हम जलाते हैं उसकी जो फ्यूमिगेशन होता है, उसका जो धुआं और स्मोक होता है, वो वात दोष को क्योर करने में सही होता है। वात में याद रखेंगे, वात में वायु, पंचमहाभूत में वायु का बड़ा रोल है, ठीक है। तो पौधे के अंदर अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो जो इमीडिएट सराउंडिंग है, वहाँ का माइक्रो क्लाइमेट है, उसको हम पैथोजेंस से फ्री कर सकते हैं। वहाँ पर हम फ्यूमिगेशन कर रहे हैं, जो एंटी माइक्रोबियल एंटी वायरल जो हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। कफ रेमेडी में मैंने पहली ही बात की कि सॉइल को जैसे आप रिमूव कर दो, एक्सेसिव इरिगेशन को आप वहाँ कंट्रोल करो, ऐश मिक्स कर दो जो राख आता है ना, तो उस पार्ट को जब आप मिक्स करते हैं, जो भी मॉइस्चर को खींच पाए ऐसी चीज़ें, फ्रेश सॉइल को देना, है ना, इस प्रकार की चीज़ें आप देते हैं तो कफ दोष जो है वो दूर होता है, ठीक है। तो जो सबसे फेमस जो एक सॉल्यूशन है, फर्मेंटेड सॉल्यूशन है ना, कुणप जल आता है वृक्ष आयुर्वेद में। तो कुणप शब्द जो है वो संस्कृत में उसका अर्थ होता है दुर्गंध, गंध फंडामेंटली। कोई भी चीज़ को जब हम सड़ाते हैं, तैयार करते हैं, तो उसका बहुत ज़बरदस्त एक हम कहेंगे स्मेल, फ्रेग्रेंस तो नहीं बोलेंगे बट बहुत ही फाउल स्मेल जैसा आता है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो, एरोबिक एनारोबिक, हम देखते हैं तो एक स्मेल ज़रूर आता है, और स्मेल जब खत्म हो जाता है तो हम कहते हैं कि फाइनली वो केमिकल रिएक्शन समाप्त हो गया, एंड हो गया, ठीक है। तो वैसे आप जैसे ही वृक्ष आयुर्वेद में जाएंगे तो आयुर्वेद की तरह 3 रिसोर्सेस का यूज होता है। पहला होता है मिनरल रिसोर्सेस, मतलब पृथ्वी तत्व, जमीन में जो पाई जाती है ना, जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो एक पार्ट हो जाता है। दूसरा हो जाता है हर्बल, पौधे से हम प्राप्त करते हैं। तीसरा होता है एनिमल रेमिनेंट्स, पशुओं का भी प्रयोग होता है आयुर्वेद में, ठीक है। ये विवाद का भी बहुत लोग के लिए मामला है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट, एज अ साइंस वो बात करता है कि हम बोन्स का भी यूज़ करें, आयुर्वेद में ये पार्ट आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार हर्बल कुनप जल को तैयार किया गया क्योंकि वृक्ष आयुर्वेद में भी कुछ अंश में एनिमल रेमिनेंट्स का भी प्रयोग किया गया, हर्बल सॉल्यूशंस का और मिनरल रिसोर्सेस का, इन तीनों का प्रयोग होके बनता है। तो जो ओरिजिनल कुणप जल है उसमें वसा, फैट का भी यूज़ है, एनिमल फैट का भी थोड़ा सा यूज़ होता है। बट जस्ट फॉर एक्सेप्टेंस, फार्मर जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, हमें ज़्यादा समझाना नहीं पड़े और एक नई परंपरा की ना हम शुरुआत कर दें कि पौधे में भी हम एनिमल रेमिनेंट्स का हम प्रयोग करने लगे, तो हम लोग क्या कहते हैं, हर्बल कुनप जल की बात करते हैं। हर्बल कि सिर्फ हम मिनरल्स और हर्बल सोर्सेस या फूड सोर्सेस या दूध, इस प्रकार की चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हर्बल कुणप जल एक फर्मेंटेड सॉल्यूशन है और ये कुछ मिलता जुलता है जीवामृत से। अब जीवामृत, अमृत जल, सजीव जल, ये बहुत लोग इसका नाम सुने हैं। जब से नेचुरल फार्मिंग आई, प्राकृतिक कृषि आई, सुभाष पालेकर जी का नाम आया, ताराचंद बेलजी जी का नाम आया, सब लोगों का जब नाम आता है तो इस तरह के सॉल्यूशंस का बड़ा नाम आता है। और उसका जो फंडामेंटल इंग्रेडिएंट होता है कि ताज़ा काउडंग, गोबर, देसी गोबर से ज़्यादा ज़रूरी है कि ओपन ग्रेजिंग वाली गाय, बैल, नंदी होनी चाहिए, ओपन ग्रेजिंग होनी चाहिए। और वैरायटी का क्यों असर है? क्योंकि सबका एक इंटेस्टाइन अलग है। हम यहाँ पे वैरायटी का प्रेफरेंस इसलिए करें कि जो इंडिजिनस वैरायटी है, जो बॉस इंडिकस है, नॉट द बॉस टॉरस, उसकी इंटेस्टाइन की जो बैक्टीरियल कॉम्पोजिशन है, उसका जो गोबर में जो बाहर निकलेगा वो अलग माइक्रोबियल कल्चर देता है, ठीक है। और ओपन ग्रेजिंग होनी चाहिए। अगर वो डेयरी की है, बंधी हुई है, तो ज़रूरी नहीं कि वो जो गोबर है वो सही हो खेत के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर काऊ डंग का सबसे पहला यूज़ होता है, जीवामृत में भी या अमृत जल में, ठीक है। फिर पार्ट आता है काऊ यूरिन का। अब जो काऊ यूरिन है, इसको रसायन शास्त्र या जो हमारा शास्त्र वो क्या कहता है, उसको ये कहता है कि ये फंडामेंटली नेचुरली अवेलेबल सबसे अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। सब चीज़ को घुलाने के लिए आप एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें घुलनशील होना चाहिए सब चीज़। जब तक वो मिक्स नहीं होगा, एक सॉल्यूशन नहीं बनेगा, उसका हम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और इसमें हम फिर देखते हैं कि 20+ माइक्रो एंटिटीज़, मतलब मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये आपको प्राप्त होते हैं काऊ यूरिन में, ठीक है। तो काऊ डंग काऊ यूरिन का प्रयोग है, बट केमिकल रिएक्शन को एक एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में दे, गुड़ के फॉर्म में दे, केला के फॉर्म में दे, शुगर केन जूस के माध्यम से दे, किसी भी माध्यम से आपको फास्टेन करना है उस केमिकल रिएक्शन को वहाँ पर। तो
फंडामेंटली कोई भी भारत में जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनता है उसमें काउडंग, काउ यूरिन और जैगरी, ये तीन तो होता ही होता है। तो अपने कुणप जल में ये तीन इंग्रेडिएंट सबसे पहले आ जाता है। मात्रा काउडंग की 10 केजी है, 15 लीटर है काउ यूरिन की, ये 10 लीटर भी है, कहीं 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 5 लीटर का प्रयोग होता है, जैगरी 2 केजी का प्रयोग होता है। नाउ पुराने गोबर का क्यों नहीं यूज है? बिकॉज पुराना गोबर कंपोस्ट होता है, और कंपोस्ट जो है फंडामेंटली माइक्रोब्स को मार चुका होता है और एक ऑर्गेनिक कार्बन का बड़ा रिच सोर्स है, तो एक केमिकल फर्टिलाइजर की तरह बहुत अच्छा काम करता है एक जो कंपोस्ट होता है। लेकिन हमें यहाँ पर माइक्रोबियल एग्रीकल्चर करना है, ये सबसे बड़ा फंडामेंटल हमारे लिए है। सबसे बड़ा जो फंडामेंटल है वृक्ष आयुर्वेद का या प्राकृतिक कृषि का, जो श्लोक आता है कृषि पराशर में, है ना, तो वहां पर ये बात आती है कि कृषिर धन्या कृषिर मेध्यार जंतु नाम जीवनम कृषि, कि जमीन के नीचे, मिट्टी के नीचे जो जीवन है वो डिसाइड करती है कि मिट्टी के ऊपर का जीवन कैसा होगा। तो माइक्रोब्स को जितना हम नर्चर करेंगे, नॉट दी एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम की हम बात नहीं करते हैं वृक्षायुर्वेद में या प्राकृतिक कृषि में, हम सूक्ष्म जीवाणुओं की बात करते हैं। तो उसके नर्चर के लिए, उसकी संख्या बढ़ाने के लिए हम पूरा अप्रोच लेते हैं। ठीक है, सारे माइक्रोब्स जो मरते भी हैं फंडामेंटली वो कार्बन देके जाते हैं। आप देखिए कि नेचर में एक बड़ा जबरदस्त साइकिल है, वो उसका आप एक मूवी है, मतलब हैरी पॉटर में आप फिनिक्स की जो सीन होता है तो बड़ा लोगों को फैसिनेटिंग लगता है कि फिनिक्स जो बर्ड है वो मरती है और अपने राख से एक नए फिनिक्स का जन्म होता है। अब ये बड़ा मैजिकल लगता है, बट ध्यान से अगर आप नेचर को देखेंगे तो हर साल जो पौधे हैं, पेड़ है, फंडामेंटली जो वृक्ष है, वो अपने सारे पत्ते गिरा देता है, पतझड़। हर साल ये रिपीट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पत्ते फंडामेंटली सॉइल में गिरते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, माइक्रोब्स को भोजन देते हैं, माइक्रोब्स के साथ सिंट्रोपिक एक सहजीवन करते हैं, और फिर माइक्रोब्स उनके लिए रूट्स को फिर नर्चर करते हैं, या रूट्स फिर माइक्रोब को नर्चर करते हैं। एक बड़ा एक साइकिल चल रहा होता है कि एक जीवन चक्र, मतलब एक जीवन जब अंत होता है वो फिर नए जीवन का जन्म देता है। तो माइक्रोब्स जब मरते भी हैं तो भी रूट्स को नर्चर करते हैं। तो फंडामेंटली मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि 78% जब नाइट्रोजन हवा में है, हम यूरिया डाल ही क्यों रहे हैं? नाइट्रोजन 78% हवा में है तो हम यूरिया अलग से नाइट्रोजन क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उसको ट्रैप करने का मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास, रूट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। तो वही तो जो हमने स्कूल्स में भी पढ़ा था, लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, स्कूल्स में हमने पढ़ा है। तो उस बैक्टीरिया को हम जो है केमिकल्स से मार रहे हैं, यूरिया से, डीएपी से। तो बैक्टीरिया को जैसे ही आप नर्चर करेंगे वो आपके लिए नाइट्रोजन लाएंगे, वो आपके लिए पोटास लाएंगे, वो आपके लिए फास्फोरस लाएंगे। ठीक है, तो जो कुड़प जल का या जो वृक्ष आयुर्वेद का एक फंडामेंटल जो उसका लक्ष्य है कि मिट्टी के नीचे का जो जीवन है उसको नर्चर करना है, उसके एक साइकिल को मेंटेन रखना है। तो कुणप जल में 3 इंग्रेडिएंट के अलावे जो बाकी इंग्रेडिएंट है उसमें ऑब्वियसली पानी तो रहेगा ही इस सॉल्यूशन को मिलाने के लिए। आपका स्प्राउटेड उड़द, फंडामेंटली ये पंतनगर यूनिवर्सिटी या कई कई ऑर्गेनाइजेशंस ने जो उन्होंने रिसर्च किया है तो उन्होंने एक इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया है। ठीक है, बट वृक्ष आयुर्वेद कभी भी वन फिट्स फॉर ऑल की बात नहीं करता है। जैसे आयुर्वेद का भी जो है वो वैद्य आधारित होता है कि वैद्य जो है जो नाड़ी विधि से या जो आपकी समस्या है उसके हिसाब से वो डायग्नोसिस करता है, देन उसकी रेमेडी और ये बताता है। एक दवाई अगर आयुर्वेदिक पूरे सब लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो मे भी किसी को रिजल्ट अच्छा दिखे, किसी को ना दिखे। तो उसी प्रकार हर्बल कुणप जल या कुणप जल भी एक लॉक्ड सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। आपके सॉइल का क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पौधे में क्या दोष है, आपके नेचुरल रिसोर्स आस पास क्या है, उसके हिसाब से ये मिक्सचर जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन पे डिपेंडेंट होते हैं, बट स्टिल एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रूप में हमने कहा कि उड़द दाल जो होती है, ब्लैक ग्राम जो होता है, उसका भी 2 केजी का जैसे प्रयोग है। ऑयल केक्स, मस्टर्ड ऑयल केक या नीम की या करंज की या सेसामे मतलब तिल, इसके ऑयल केक का भी 2 केजी का प्रयोग है। फिल्टर्ड राइस हस्क वाटर, मतलब जो राइस हस्क होती है उसको बॉयल आप कर दो, थोड़ा कूल कर दो, ठंडा कर दो, एंड देन उसके पानी को इस कुणप जल में इसको मिला दो, अगेन 2 लीटर जैसा। ठीक है, उसके बाद देखिए बटर मिल्क जो है उसको भी आपको 2 लीटर जैसा आपको लेना है, बटर मिल्क, छाछ, मट्ठा। दूध जो है 1 लीटर लेना है। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि थोड़ा प्रोटीन मिल रहा है, और बटर मिल्क और छाछ
प्रोबायोटिक है, फंडामेंटली एक माइक्रोबियल कल्चर के रूप में है। उसके बाद चॉप्ड लोकल वीड्स। अब ये बहुत ही खूबसूरत है इसका हर्बल कुनप जल का, कि आप ध्यान से देखिएगा जो कृषि में क्या हो रहा है कि जो डेयरी है वो एग्रीकल्चर से अलग है और एग्रीकल्चर गायों से अलग है। तो एग्रीकल्चर में घास मारने की दवा स्प्रे करनी पड़ती है, हर्बिसाइड और वीडीसाइड, दैट इज द वन ऑफ द रूट कॉज फॉर ऑर्गन फेलियर। शरीर में जो ऑर्गन्स फेल करते हैं या इनफर्टिलिटी की जो इशू है वो कहाँ से आती है? घास मारने वाली दवा से। ऐसी दवा जो जीवन को खत्म करती है वो फूड में आएगी तो शरीर के भी जीवन को खत्म करती है। तो वो घास सबसे पसंद किसको है? गाय को है। और गाय को हम देते हैं फॉडर। जो 70% जो फीडिंग कॉस्ट होता है, फंडामेंटली गाय पालने का जो सबसे महंगा खर्च है वो 60 to 70% फीडिंग कॉस्ट होता है और खरीद के गायों को दिया जाता है। यहाँ पर हम घास को मार रहे हैं जो फेवरेट फूड है गाय का, और गाय को हम एक लेस न्यूट्रिशियस फूड, सूखा हुआ जो चारा है, ये सब हम दे रहे हैं। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हम कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग। बट फंडामेंटली फार्मिंग इंटीग्रेटेड हुई होती है। जो एग्रीकल्चर अभी तक चल रही थी भारत में एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बाद, उसको हमें मोनोकल्चर बोलना चाहिए कि एक ही फसल 1000 एकड़ में लगी हुई है। ठीक है, तो दैट इज नॉट इंडियन फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। वृक्ष आयुर्वेद ऐसी कभी भी एग्रीकल्चर की बात नहीं करता है, वो पूरे इकोलॉजी की बात करता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लोकल चॉप्ड वीड्स, जो वीड्स उगे हैं उसको भी चॉपिंग कर करके उसको कुणप जल में मिला दिया जा रहा है। तो फंडामेंटली जो वीड्स है, जो जमीन से आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके उग गए थे, उस न्यूट्रिएंट्स को हमने वापस से डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन में, और उसी सॉल्यूशन को फिर हम खेत में डाल रहे हैं। ठीक है, और ये ऑब्वियसली एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कभी भी इसको खेत में नहीं डाला जाता है डायरेक्टली। 10 टाइम्स 20 टाइम्स की नर्सरी में आप दे रहे हैं, कि एक बेबी सैपलिंग में दे रहे हैं, या बड़े पौधे को दे रहे हैं, या फ्रूटिंग के समय दे रहे हैं, उस हिसाब से जो है इसका कॉम्पोजिशन चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ा ही एक आयुर्वेद की तरह, जो आयुर्वेद में कहते हैं कि एक हम एनालॉजी अगर बात करें कि एलोपैथी में है कि बीमार हुए तो आपको पैरासिटामोल खाना है, बट आयुर्वेद कह रहा है कि नहीं, आप खाने का टाइम ठीक करो, आप सोने का टाइम ठीक करो, आपको योगा भी करना चाहिए, आपको वॉकिंग भी करना चाहिए। तो फंडामेंटली एक लाइफस्टाइल को चेंज करने की बात करता है, नहीं तो आयुर्वेद के कई मेडिसिन कहते हैं कि काम ही नहीं कर रहे हैं। तो फंडा क्या है कि एलोपैथी प्रिसीजन मेडिकेशन है, बड़ा प्रिसाइजली किसी सिम्टम्स को ट्रीट करता है, बट आयुर्वेद होलिस्टिक ट्रीटमेंट करता है। तो उसी प्रकार वृक्ष आयुर्वेद भी कोई पार्टिकुलर इश्यूज को डील नहीं करेगा एज पर जो हो रहा है, बट होलिस्टिकली हम जो है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो जो पेस्ट मैनेजमेंट वाली पार्ट है या वीड कंट्रोल की बात है, वो भी वृक्ष आयुर्वेद में आती है। तो आप देखेंगे कि जो प्रसाद होता है शिवरात्रि का, वहाँ पर आप देखेंगे कि पंचगव्य मिलता है, और जो भगवान शिव को जो चढ़ता है सब जहरीले पदार्थ ही होते हैं, हम उन्हें नीलकंठ कहते हैं। तो जो जैसे हम धतुरा कहें, कनेर कहें, आँख कहें मतलब कैलेट्रोपिस कहें, निर्गुंडी कहें, विटेक्स नेगुंडो, ये सारी चीज़ें जहरीली हैं, मतलब एक पोटेंशियल बायोपेस्टिसाइड का कॉम्पोजिशन है। तो शिव जी जो लेते हैं वो कॉम्पोजिशन बायोपेस्टिसाइड है, जो हमें प्रसाद में मिलता है वो एक बायो फर्टिलाइजर है। तो अभी हमने देखा एक कुणप जल को देखा जिसमें दूध का प्रयोग है, मट्ठे का प्रयोग है, उड़द दाल का प्रयोग है, गोबर का प्रयोग है, गौमूत्र का प्रयोग है। तो आप ध्यान से देखें कि पंचगव्य में भी गाय से मिलने वाली 5 चीजों का प्रयोग है। तो किसी को अगर हमें कुणप जल समझाना है तो मे भी उसे पूरी तरह से न समझ में आए कि वो एक कोई नया शब्द वो सुन रहा है, बट पंचगव्य पंचामृत बड़े लोगों को क्लैरिफाई रहता है कि अच्छा इसमें इन इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है। तो आप पंचगव्य के रूप में भी देख सकते हैं कि बायो फर्टिलाइजर जो है वो वृक्ष आयुर्वेद वहां पर उसकी एडवोकेसी करता है। ठीक है, नाउ आगे जब आप वृक्ष आयुर्वेद को बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेशन तो एक इंट्रोडक्टरी है और क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा जगाने के लिए आप सभी के समक्ष है ये सेशन, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो बड़ा स्ट्रक्चर्ड मैनर में चैप्टर्स भी डिफाइंड है कि हम भूमि निरूपण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी कैसी है, सिलेक्शन ऑफ सॉइल, कहाँ पर पौधे को लगाना है नहीं लगाना है ना, किस प्रकार के वृक्ष लगेंगे, है ना, ये सब जो है डिसीजन जो होता है वो भूमि निरूपण जो है उस अध्याय में होगा। बीजो उत्पत्ति विधि, बीज की जो उत्पत्ति होगी, जो सैपलिंग बनती है ना, तो वो जो पार्ट है आपका, या प्रिजर्वेशन ऑफ जो सीड है, या सीड का जो ट्रीटमेंट है, फंडामेंटली सीड का भी ट्रीटमेंट बड़ा जरूरी है, उसका एक कोटिंग होनी चाहिए, उसका एक प्रोटेक्टिव लेयर होना चाहिए, वो वाला पार्ट भी एक अध्याय के रूप में आपको वृक्ष आयुर्वेद में मिलता है। ठीक है, रोपण विधि हो गई, मतलब
आजकल बहुत बात होती है लैंडस्केपिंग की, डिज़ाइन की, एक एक वाटिका की, है ना, उद्यान की। ये भी आपको आपको वृक्षायुर्वेद में मिलता है, कम से कम 9 से 10 डिज़ाइंस आपको मिलते हैं। उसमें एक सर्वतोभद्र करके एक डिज़ाइन आता है। जैसे आप लूडो गेम को जो खेल रहे हैं, फंडामेंटली वो एक जो लूडो है, वो एक गार्डन का डिज़ाइन है, ठीक है? वो जो 4 रास्ते हैं वो पाथवेज़ हो गए, है ना? अलग-अलग वो फंडामेंटली एक गार्डन का ही डिज़ाइन है, उसी का ही एक रेप्लिका होता है लूडो गेम जो हम खेलते हैं, वो एक डिज़ाइन है। तो आपको वृक्षायुर्वेद में क्या है कि वो डिटेल्ड में जब बात नहीं करते हैं, बट वो वास्तुशास्त्र को मान के चलते हैं कि लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ये शास्त्र ही 1000 साल, 2000, 3000 साल पुराना जब है, तो मान के चल रहे हैं कि वास्तुशास्त्र जो है वो कॉमन पब्लिक को भी पता है, तो वहाँ पर जो है वो बस नाम मेंशन कर देते हैं कि ऐसा-ऐसा डिज़ाइन आपका होना चाहिए। अभी हम लोग बड़ा बॉटेनिकल प्लांट वंडर्स की बात करते हैं कि हमने एक बड़ा अच्छा हमने सैपलिंग तैयार किया, टिश्यू कल्चर तैयार किया। तो अगर मैं कुछ श्लोकों का नाम दूँ, नंबरिंग मैं बताऊँ कि वहाँ पर किस-किस प्लांट वंडर्स की बात होती है, तो देखेंगे कि हेल स्टॉर्म इम्पैक्ट रिकवरी, मतलब कि ओला जब गिरता है, तो उससे डैमेज होता है खेत। तो जो डैमेज हो गया वो तो हो गया, बट क्या होता है कि जो ठीक भी हैं पौधे, उनका भी हालत 2-3 दिन बाद बुरी स्थिति की ओर वो चला जाता है। उसकी भी रिकवरी की वृक्षायुर्वेद बात करता है। और मेरा जो इस ग्रंथ के प्रति जो सबसे बड़ा रुझान आया था, वो विश्व वल्लभ ग्रंथ जो चक्रपाणि मिश्र जी ने लिखी है, वृक्षायुर्वेद का ही एक एक्सटेंशन है। उसमें बात की गई है कि बिजली गिरती है अगर वृक्ष पे, पौधे पे, लाइटनिंग का स्ट्राइक होता है, उस पौधे को भी, उस वृक्ष को भी बचाने की विधि दी हुई है। सो यू सी, हम अभी पेस्ट बचा रहे हैं, पेस्ट से पौधे को बचा रहे हैं, घास से पौधे को बचा रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि लाइटनिंग का स्ट्राइक हुआ है वृक्ष में, वो भी अगर आधा मरा हुआ है, बचा हुआ है, अगर कुछ उसमें होप है, बचने का चांस है, तो उसको भी बचाने की विधि दी हुई है। और यही पार्ट हमें बताता है कि ये ग्रंथ, ये चीज प्रिमिटिव नहीं है जब इस लेवल पे वो बात कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर ये एक ट्रेजर ट्रूव की तरह बात कर रहा है कि रिसर्च का एक पूरा एक रियल्म ओपन कर रहा है कि आपको एक एक श्लोक जो है, आपको एक रिसर्च की तरह उससे आप जो है ट्रीट कर सकते हैं और उसके डिटेल में जा सकते हैं। वृक्ष की कितनी महत्ता है वृक्षायुर्वेद में, तो श्लोक आता है, वो मत्स्य पुराण में भी आता है। तो वहाँ पर आता है कि 10 कुएं के बराबर एक पॉन्ड है, एक तालाब है, ठीक है? 10 पॉन्ड के बराबर एक लेक होता है, एक झील होता है। 10 झील के बराबर एक पुत्र होता है, लेकिन 10 पुत्र के बराबर एक पेड़ होता है। तो जितना भी हम एक्टिविज्म अभी देख रहे हैं इन्वायरमेंट को लेकर के, तो आप देखिए कि इसकी जो ये अपने बेटे से 10 गुना जो है उस एक वृक्ष का इन्होंने बेसिकली एक कॉम्पेरेटिव एनालिसिस किया कि कितना वैल्यू हम दे रहे हैं। तो अगर इसको कुएं से अगर आप देखेंगे, तो काइंड ऑफ 10,000 टाइम्स, एक कुएं से 10,000 टाइम एक पेड़ को बचाना जरूरी है, ये वृक्षायुर्वेद कह रहा है, ठीक है? तो ये जो ग्रंथ है, ये अपने आप में एक कंप्लीट ग्रंथ है। क्यों ग्रंथ है कंप्लीट ग्रंथ? क्योंकि अंत में माँ लक्ष्मी की बात करता है, और फंडामेंटली मतलब वृक्ष रोपण हो गया, प्रोडक्शन ले लिया, बेच लिया, हार्वेस्टिंग हो गई, अब जो है धन घर आ रहा है, तो वहां पर माँ लक्ष्मी की बात हो रही है। तो एक अगर हम इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम की अगर हम बात करें, तो कोई भी जो हमारा शास्त्र या ग्रंथ है, तो वो कैसे ट्रीट करता है किसी सब्जेक्ट को, उसका पैरामाउंट या पर्पस क्या होता है। तो जो हमारा जो 4 पुरुषार्थ आता है, वो हर बार उसकी एंट्री जरूर होगी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मतलब कोई भी एक्टिविटी, कोई भी जो नॉलेज है या विद्या है, वो ओनली जस्ट फॉर इकोनॉमिक परस्यूट नहीं है। उसमें क्या है कि वो वृक्ष को कैसे देख रहे हैं कि एक वृक्ष जब होता है, लगता है, तो एक राही को, एक जो रास्ते से गुजर रहा है, उसको छाया मिलती है, तो वहां पर धर्म करता है एक पेड़, ठीक है? वृक्ष से जो उत्पादन होता है, उसको जब बेचते हैं, तो वहां पर अर्थ की जो है पूर्ति होती है। नाउ अभी एक आप देखेंगे कि इको टूरिज्म का बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, या हमें नेचर के बीच में जाने का बड़ा मजा आता है, सोलो ट्रैवल करने का बड़ा मजा आता है। तो वहां पर हम कहते हैं कि हमारी इच्छाओं की भी बड़ा पूर्ति होती है। जो काम है, इच्छा है, डिजायर है, वो भी अगर हम वृक्ष को एक गार्डन के रूप में बना देते हैं, तो वहां पर इच्छाओं की भी पूर्ति करता है। एक प्लेजर के रूप में, एक प्लेजर गार्डन के रूप में भी वृक्ष का एक कॉम्बिनेशन आपको प्रदान करता है। मतलब धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों की पूर्ति होती है जब आप वृक्षारोपण करते हैं। तो जैसे ही तीनों की पूर्ति होगी, जो वैशेषिक दर्शन भी कहता है कि अगर अर्थ और काम की पूर्ति हो गई है, तो वहां पर हम कहते हैं कि अभ्युदय हो जाता है, और उसके बाद ही निश्रेयस होता है, उसके बाद ही मोक्ष का रास्ता जो है प्रशस्त होता है। तो
ये जब श्लोक, इस प्रकार के श्लोक जब अंत में आते हैं तो आप इससे जज कर सकते हैं कि अब जो है ये शास्त्र जो है एंड होने को है, और ये अपनी पर्पस को भी क्लियरली डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ प्लांट वंडर्स या कुछ श्लोक जो जो है उसकी संख्याओं को बता करके इस सेशन को भी मैं एंड करूंगा। तो मेरा नाम हुआ रवि सिंह चौधरी, और मैं इस विषय को ग्राउंड पर हमने एग्जीक्यूट किया है, किसानों के साथ जो है एग्जीक्यूट किया। तो कुणप जल को हमने बनाया है, और एक हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण, एक हमारा जो एक वैलिडेशन है डायरेक्ट परसेप्शन से कि नहीं इसका लाभ हुआ है। और ये जो कुणप जल हम बनाते हैं यहाँ पर, ये जीवामृत से अलग क्यों है थोड़ा सा, क्योंकि हम इसको एनारोबिक बनाते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, मतलब सील कर देते हैं इसके कंटेनर को। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है बड़ा 15 दिन लगता है, ठंडे में 25 दिन लगता है, गर्मी का दिन है तो 10 दिन में हो गया। ये सॉल्यूशन एक केमिकल की तरह काम करता है। तो जो भी हम बोलते हैं कि नेचुरल फार्मिंग में प्रोडक्शन नहीं होता है, हम क्यों केमिकल फार्मिंग छोड़े, फूड सिक्योरिटी का इशू है। ठीक है, फल का साइज कैसे बढ़ेगा जब हम नेचुरल फार्मिंग करेंगे, हमें फर्टिलाइजर्स का ओवरडोज चाहिए। तो वहां पर ये क्योंकि एक केमिकल की तरह ट्रीट करता है, वाई, बिकॉज ये हर्बल से हमने एक्सट्रैक्ट लिया है, और एक बड़ा एनारोबिक रिएक्शन से बड़ा एक हर्बल एक्सट्रैक्ट जो बड़ा एक केमिकल की तरह काम करता है। इट्स नॉट जस्ट कि एक माइक्रोबियल कल्चर है। ठीक है, तो ये जो है हमने देखा, और बड़ा ही जबरदस्त, मतलब एक, और किसान भी जो है कीड़ों के लिए अलग स्प्रे, पौधे के ग्रोथ के लिए अलग स्प्रे, फल के साइज के लिए अलग स्प्रे, वो उससे भी परेशान रहता है कि 6 बार 7 बार स्प्रे ही कर रहा है। यहाँ पर एक फंडामेंटल एक सॉल्यूशन है जो कई चीजें, बायो फर्टिलाइजर भी यूज कर रहा है, एक कवच की तरह एक शील्ड भी बना रहा है, और फल का भी जो फ्रूटिंग या फ्लावरिंग उसको भी अच्छा कर रहा है। तो प्लांट वंडर्स यहाँ पर क्या क्या है, सीडलेस फ्रूट की बात करता है, 234 जो श्लोक है। आउट ऑफ सीजन फ्रूटिंग उसकी भी बात करता है। प्रोलॉन्ग फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग, रिकवरिंग स्वीटनेस ऑफ द फ्रूट, जिसकी मिठास खत्म हो गई है, क्रीपर में बदलना पेड़ को, है ना, ड्वार्फिंग अ प्लांट, मतलब बोनसाई, इट इज नॉट जस्ट कमिंग फ्रॉम चाइना, मतलब हमारे पास भी एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है जहां पर हम ड्वार्फिंग ऑफ प्लांट्स कर सकते हैं। उसके बाद चेंजिंग द एरोमा, उसका जो विश्व वल्लभ ग्रंथ आप देखेंगे, बड़ा जो सबसे फैसिनेटिंग पार्ट मुझे लगा कि जो कॉटन है, कलर्ड कॉटन हम उगा ही सकते हैं। मतलब हम क्या देख रहे हैं टेक्सटाइल में कि कॉटन है, फिर उसमें डाई है, फिर वो कलरिंग करता है, बट क्या हम पीला ही कॉटन उगा सकते हैं, गुलाबी कॉटन उगा सकते हैं? यस। तो ये भी वृक्षायुर्वेद बात करता है, और ये ही जो डोमेन है ये रिसर्च की रास्ते को पूरा ओपन करता है। तो आज का सेशन जो है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस विषय को जरूर आगे ले जाएं। धन्यवाद।